वेलकम टू SKR स्टडी पॉइंट। SKR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 25 जून 2021 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 25 जून के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय हॉकी टीमों के कप्तान बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान बने हैं वह बने हैं आपके मनप्रीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान आपके मनप्रीत सिंह बने हैं और पुरुष हॉकी टीम के जो आपके उप कप्तान बने हैं वह बने हैं आपके वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह। जी हाँ, पुरुष हॉकी टीम के जो आपके उप कप्तान बने हैं वह आपके वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह और जो आपके कप्तान बने हैं वह बने आपके मनप्रीत सिंह। इसे आप अवश्य याद कर लें। और अगर बात की जाए पुरुष हॉकी टीम के कोच की तो वह हैं आपके ग्रेग क्लार्क। कौन है आपके? ग्रेग क्लार्क पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं। अब बात कर लेते हैं महिला हॉकी टीम की। तो महिला हॉकी टीम के जो आपकी कप्तान बनी है वह बनी है आपकी रानी रामपाल। और अगर बात की जाए कोच की तो कोच बने हैं आपके सौड मारिन। महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं सौड मारिन, महिला हॉकी टीम के कोच हैं वर्तमान में। और महिला हॉकी टीम की जो कप्तान बनी हैं वर्तमान समय में हाल ही में वह आपकी रानी रामपाल बनी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे निमहंस की निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो कि एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, उन्हें हाल ही में निमहंस की निदेशक नियुक्त किया गया है। इसे आप अवश्य याद कर लें, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। दोस्तों, अब बात हो रही है निमहंस की। तो निमहंस का हिंदी में नाम क्या होता है? तो वह होता है आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। क्या होता है आपका? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस का हिंदी में नाम होता है। क्या होता है हिंदी में संक्षेप में नाम क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जो कि आपका बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलोर में आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान स्थित है। अगर बात की जाए डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति के कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 2026 तक रहने वाला है इनका कार्यकाल। और अगर बात की जाए इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो इन्हें हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 पर WHO के क्षेत्रीय निदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी को। कौन से पुरस्कार से? इन्हें विश्व तंबाकू निषेध दिवस में 2021 पर WHO के क्षेत्रीय निदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुभारंभ की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात ने। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार ने
हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करने के। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर और गुजरात का निर्माण या फिर गठन हुआ था आपका 1 मई 1960 को। आपके मुख्यमंत्री हो गए विजय रूपाणी, राज्यपाल हो गए आपके आचार्य देवव्रत और राजधानी हो गई आपकी गांधीनगर। गुजरात का निर्माण या फिर गठन हो गया आपका 1 मई 1960 को। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 25 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोल पाशिनियान। जी हाँ दोस्तों, निकोल पाशिनियान हाल ही में आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोल पाशिनियान। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आर्मेनिया देश के बारे में। तो आर्मेनिया की जो राजधानी है वह है आपकी, क्या राजधानी है आर्मेनिया की? एरेमेन। क्या राजधानी है आर्मेनिया की? एरेमेन। और राष्ट्रपति हैं आपके आर्मेन सार्गस्यान। कौन है आर्मेनिया के राष्ट्रपति? आर्मेन सार्गस्यान आर्मेनिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। और बात कर लेते हैं आर्मेनिया की मुद्रा की। तो आर्मेनिया की मुद्रा है आपकी द्राम और आर्मेनिया का क्षेत्रफल है आपका 29,743 वर्ग किलोमीटर आर्मेनिया का क्षेत्रफल है। आपके प्रधानमंत्री जो कि हाल ही में बने हैं वह आपके आर्मेनिया के निकोल पाशिनियान। आर्मेनिया की राजधानी है एरेमेन और आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं आपके आर्मेन सार्गस्यान और आपकी मुद्रा है आपकी द्राम और क्षेत्रफल हो गया आपका 29,743 वर्ग किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु आर्थिक सलाहकार पैनल में किस नोबेल पुरस्कार विजेता और आरबीआई के पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्थर डुफ्लो और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को। दोस्तों, तमिलनाडु की आर्थिक सलाहकार पैनल में 5 सदस्य हैं, जिसमें कि 2 आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक हैं आपके नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और दूसरे हैं आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। अगर मैं इनके पांचों के बारे में बताऊं तो इनके पांचों के नाम हैं, पांचों के नाम इस प्रकार हैं कि आरबीआई के इसके तमिलनाडु के आर्थिक पैनल के में जो 5 सदस्य हैं उनके नाम हैं एस्थर डुफ्लो जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन हैं, और अरविंद सुब्रमण्यम हैं, जया द्रेंच हैं और एस नारायण हैं। इसमें तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार पैनल में 5 सदस्य इस प्रकार हैं, तो इन्हें भी आप अवश्य याद कर लें। अब बात हो रही है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में कुछ और बातें बता दूं मैं आपको। तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं आपके बनवारीलाल पुरोहित और राजधानी है आपकी चेन्नई। इन्हें भी आप अवश्य याद कर लें। मुख्यमंत्री हो गए आपके M.K. स्टालिन, राज्यपाल हो गए आपके बनवारीलाल पुरोहित और राजधानी हो गई आपकी चेन्नई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य तेरे सामने है। कौन सा? लक्ष्य तेरा सामने है। यह हाल ही में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया है। तो लक्ष्य तेरा सामने है, यह गीत लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह गीत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और जब यह गीत
महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसके गायक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसके गायक हैं आपके मोहित चौहान। दोस्तों इसके बारे में एक बात और बता दूं कि मोहित चौहान जी ने ही इस गीत को गाया है और कंपोज भी इन्होंने किया है। मोहित चौहान ने, इन्होंने ही इस गीत को गायक है, यही इस गीत के गायक हैं। लक्ष्य तेरा सामने है और इसी गीत को कंपोज भी मोहित चौहान ने ही किया है। अब बात हो रही है भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसके बारे में भी कुछ और बातें आपको बता दूं। तो इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र बत्रा और प्रधान सचिव हैं आपके राजीव मेहता। और भारतीय ओलंपिक संघ या समिति की स्थापना हुई थी आपके 1927 में। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हो गए नरेंद्र बत्रा, प्रधान सचिव हो गए आपके राजीव मेहता और स्थापना हो गई आपकी 1927 में। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड यानी कि वन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ही हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये कौन सी कंपनी है? वन प्लस। वन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके जसप्रीत बुमराह। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस अभिनेता ने अपनी आत्मकथा बिल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, बिल स्मिथ जो कि हॉलीवुड के एक विश्व प्रसिद्ध अभिनेता हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा बिल की घोषणा कर दी है। तो इसका राइट आंसर विल स्मिथ हो जाएगा। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन्होंने अपनी आत्मकथा बिल की घोषणा की है, लेकिन यह किसने की है यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल स्मिथ जो हैं यह 4 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। कितनी बार के? 4 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं बिल स्मिथ, और इन्होंने ही अपनी आत्मकथा बिल की घोषणा कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल स्मिथ। और इनकी जो आत्मकथा है बिल स्मिथ की जो आत्मकथा है बिल, इसका प्रकाशन जो है पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर 2021 को किया जाएगा। बिल स्मिथ की आत्मकथा बिल का प्रकाशन पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर को किया जाएगा। और इन्होंने 4 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अब बात हो रही है ग्रैमी पुरस्कार की, तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड टीम ने ही हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। और न्यूजीलैंड टीम ने यह ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीती है। तो यह प्रश्न इस प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अब बात हो रही है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको कुछ और जानकारियां दे देता हूं। तो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो सीरीज है इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है आपके काइल जेमिन्सन को। जी हाँ दोस्तों, काइल जेमिन्सन को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, और यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं काइल जेमिन्सन। और अगर बात की जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो यह केन विलियमसन को चुना गया है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और फैक्ट और आपको बता दूं, तो जो आपकी यह टेस्ट सीरीज है यह पहली टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, और इसका फाइनल मैच 2021 में खेला गया है। कौन सा फाइनल मैच 2021 में
खेला गया है। अगर बात की जाए टॉप 3 टीम्स की, तो उसमें पहली जो इस टेस्ट सीरीज में पहली जो नंबर 1 टीम है तो वह आपकी न्यूजीलैंड है, जो आपकी विजेता हुई है और भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने यह खिताब जीता है। तो दूसरे स्थान पर आपका भारत आ जाता है और तीसरे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और जो फाइनल मैच हुआ है वह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया है। कौन सा फाइनल मैच जो है आपका वह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया है और इस एजेस बाउल स्टेडियम को रोज बाउल स्टेडियम भी कहते हैं। क्या? रोज बाउल स्टेडियम भी कहते हैं इसे। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में जो स्टेडियम है एजेस बाउल स्टेडियम, इसे रोज बाउल स्टेडियम भी कहते हैं। और अगर बात की जाए आगामी अगला जो टेस्ट चैंपियनशिप होगी वह 2021 और 23 में होगी। जो कहाँ पर होगी? 2021 और 23 में यह आगामी टेस्ट चैंपियनशिप खेली जाएगी 2021 से 23 के बीच में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि 24 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर जयंती। जी हाँ दोस्तों, 24 जून को ही संत कबीर जयंती मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर जयंती। अगर मैं बात करूं संत कबीर की कुछ प्रमुख रचनाओं की, तो उनमें उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है बीजक। क्या नाम है उसका? बीजक इनकी कबीरदास की महत्वपूर्ण रचना है। और बीजक के ही 3 भाग हैं, वो हैं आपके साखी, शबद, रमैनी। कबीरदास की एक रचना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है आपका बीजक। और बीजक के ही 3 भाग हैं, वह हैं आपके साखी, शबद और रमैनी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अगर मैं बात करूं 25 जून को, तो 25 जून को ही आज ही के दिन 25 जून 1975 को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो दोस्तों इसे भी आप अवश्य याद कर लें। जी हाँ, 25 जून 1975 को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसे आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों आपको एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा की थी वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा कर सकता है? उस आर्टिकल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.6%। दरअसल बात इस प्रकार है कि मूडीज ने अपनी लास्ट रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 13.9% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में संशोधन कर भारत की जीडीपी 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो 9.6% जो है यह मूडीज की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार है। तो यह संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 9.6 भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 25 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।